Hey guys, welcome to your own YouTube channel Azological One Destination for All Information. So guys, today we are going to start class 12 history chapter number 11 and the chapter is Rebels and the Raj. तो गाइस जैसे कि आप सबको इस चैप्टर से ही पता चल गया होगा कि ये जो हमारा चैप्टर है ये टर्म सेकंड का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है इसके नाम से ही रेबल्स एंड द राज, यानी यहाँ पे बात होने वाली है रेबेलियन की, रिवॉल्ट की, प्रोटेस्ट की और उसके साथ साथ राज की। लेकिन ये आपको बता दें कि ये जो राज है ये ब्रिटिश राज है और ये ऑफकोर्स ये जो चैप्टर है वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिवॉल्ट के बारे में। अभी तक आपने क्लास 8 में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 9-10 में भी इसके थोड़ा बहुत ग्लिम्पसेस आपने देखे होंगे अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में, 8 में आपने इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिया होगा। लेकिन इस चैप्टर में और यहाँ आपके 12th ग्रेड में इसको बहुत ही डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है टर्म 2 सिलेबस का कवर करता है। इसी के साथ साथ गाइस इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर जो है एकदम आपकी स्टोरी की तरह है और इस स्टोरी को हमने बहुत ही फैसिनेटिंग वे में आप सबके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर को लास्ट तक देख लिया तो आप आसानी से इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी सवालात हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सब के आंसर आसानी से दे सकते हैं, खास करके टर्म 2 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। इसीलिए गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले गाइस यहाँ पे इस चैप्टर के नाम के बारे में, रेबल्स एंड द राज, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ये चैप्टर है ये ब्रिटिश राज के बारे में है। उस टाइम पे किस तरीके से यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जो हमारा 1857 के रिवॉल्ट का इनिशियल पॉइंट था, जो हमने रेबेलियन किया था शुरुआत, वो कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ये जो शुरुआत है ये ऑफकोर्स आपके 1857 के आसपास ही हुई थी और बहुत कम ही लोगों को पता है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ से शुरू हुआ, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो गाइस ये बात है यहाँ पर हमारी 10 से 11 मई के बीच में। 10 से 11 मई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 10 मई, या आप कह सकते हैं 10 से 11 मई 1857 के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 10 से 11 मई की बात है ये। तो इस डेट में क्या हुआ कि इस डेट में यहाँ पर सिपॉय म्यूटिनी हुई। क्या हुई? सिपॉय म्यूटिनी। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है और आगे भी इसी फ्लो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो पीछे जो बैकग्राउंड की इमेजिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस यहाँ पर सिपॉय म्यूटिनी हुई। म्यूटिनी मतलब होता है कि जिस एरिया में, जिस टेरिटरी के जो आर्मी होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, वो अथॉरिटी के खिलाफ ही रेबेल कर देते हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देते हैं, ओपन प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर सिपॉय म्यूटिनी हुआ और आप सबको पता है उस टाइम पे जो लोअर लेवल पर ज्यादातर हमारे सिपॉयज थे, सोल्जर्स थे, वो खुद के हमारे नेटिव इंडियंस थे। हायर लेवल पे आपके ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उस टाइम पर। तो उस टाइम पे सिपॉय म्यूटिनी स्टार्ट हुई, जहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में जो सोल्जर्स थे वो यहाँ पर ओपन प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया, रेबेलियन स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश अथॉरिटीज के खिलाफ। उनसे मुतासिर होकर, उनको देखकर काफी सारे ऑर्डिनरी लोग यानी आम जनता भी उनके साथ जुट गई इसी चीज में, और उन लोगों ने भी यहाँ पर जो अपनी लड़ाई है ब्रिटिश के खिलाफ वो शुरू कर दी। अब ये बात है 10 से 11 मई के बीच की। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि लगभग नॉर्थ इंडिया में और आसपास के इलाकों में भी जो है लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सही से इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया। गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह सही से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैश हो गया था ब्रिटिशर्स में, ब्रिटिश की मशीनरी में, गवर्नमेंट की मशीनरीज में, बॉडीज में और आम जनता के बीच। अब इस बीच में क्या हुआ कि एक जो है ग्रुप उभरा, जिसमें खास करके ज़्यादातर लोग जो है वो सिपॉइज थे और आम जनता थी और रिस्पॉन्सिबल लोग थे। वो सब जो है यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि एकजुट में एक तरीके से पूरा, हम कह सकते हैं पूरी भीड़ लेते हुए यहाँ पर उन्होंने मार्च किया दिल्ली की तरफ। अब इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा कि दिल्ली की तरफ क्यों मार्च किया। तो असल में ये जो है यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। सब तरफ जो है ये पता था कि भाई क्लैश हो गया है ब्रिटिश और जो है सिपॉइज म्यूटिनी हो गया है। ऑर्डिनरी लोग भी उसके साथ जुट चुके हैं, प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो चुका है, रेबेलियन स्टार्ट हो गया है सोल्जर्स की तरफ से। तो अब यहाँ पर चाहिए था एक, अब देखिए गाइस यहाँ पर रेबेलियन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन कोई भी रेबेलियन, कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी रिवॉल्ट तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक उसमें कोई लेजिटिमेट लीडरशिप ना हो, यानी उसमें कोई लीड करने वाला ना हो।
तो इसीलिए यहाँ पे गाइस जो पूरी भीड़ थी, जो पूरा ग्रुप था, वो मार्च किया यहाँ पर दिल्ली की तरफ। और ऐसा बताया जाता है कि जो ज़्यादातर लोग थे वो मेरठ की तरफ से यहाँ पर उन्होंने आना शुरू किया और वहीं से ज़्यादातर लोग आते-आते दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली तक क्यों पहुँचे? तो आप सबको पता है जो लास्ट मुगल एम्परर थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, उन्हीं की लीडरशिप पाने के लिए गाइस यहाँ पर सब लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, हर ग्रुप, हर कास्ट के लोग वहाँ पर पहुंचे। और वहाँ पे जो पहुंचने की डेट बताई जाती है गाइस, वो बताया जाता है 11th या 12th मई। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में शायद 11th मई लिखा हुआ है। तो 11th मई की अर्ली मॉर्निंग, यानी जब यहाँ पर सूरज नहीं निकला हुआ होता, जब सूरज निकलने से पहले जो अर्ली मॉर्निंग होती है 4-5 के आसपास, गर्मियों के टाइम, और आप कह सकते हैं 11 मई के आसपास तो वही टाइम रहा होगा अर्ली मॉर्निंग का जब सूरज नहीं निकलता। तो उस टाइम पर जो है यहाँ पर लोग पहुंचे। और अगर हम बात करें ये बहादुर शाह जफर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस टाइम पर जो रमज़ान का महीना होता है, मुस्लिम का होली मंथ माना जाता है, तो उस टाइम पर ये रमज़ान का महीना चल रहा था। और जो मील वगैरह होती है अर्ली मॉर्निंग में, जिसके बाद सीधा जो है शाम को ही रोज़ा खोला जाता है। तो उस टाइम आप सबको पता है मुस्लिम्स वगैरह प्रेयर वगैरह भी करते हैं, सुबह की जो होती है अर्ली मॉर्निंग वाली प्रेयर। तो उस टाइम पीरियड पर, मतलब वो जस्ट फिनिश ही किया था बहादुर शाह जफर ने, मतलब वो जब प्रेयर वगैरह फिनिश ही किया था कि उनके रेड फोर्ट, यानी उस टाइम पे तो लाल किला था, तो लाल किले के बाहर से ही, गेट के पास से ही बहुत ज्यादा नॉइस डिस्टरबेंस आना शुरू हो गई। अब लोगों ने बोला भाई ये क्या, इतना शांति का माहौल था, अभी जस्ट अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, और ये मतलब इतनी ज्यादा जो है चहल पहल कैसे हो गई, इतना ज्यादा शोर शराबा कैसे हो गया। तो जब बहादुर शाह जफर ने देखा विंडो से कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा लोग हैं, अफरा-तफरी का माहौल है, जो अथॉरिटीज़ वगैरह क्लैश कर रही हैं, इतनी ज़्यादा जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल निकल चुकी है, और जो बाहर जनता खड़ी है वो ये गुहार लगा रही है बहादुर शाह जफर से, आप जो है इस रेबेलियन में हमारी लीडरशिप करें। अब गाइस यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा क्लैश वगैरह भी हो गया था। कई सिपॉइज़ वगैरह जो थे वो रेड फोर्ट के अंदर छलांग मार के आ गए थे, जोश-जोश में काफ़ी ज़्यादा, मतलब एकदम अफरा-तफरी का माहौल मच गया था। तो उस टाइम पे बहादुर शाह जफ़र ने देखा कि भाई ठीक है, और बाकी जो लोग थे सिपॉइज़ वगैरह और बाकी जो जनता थी, जो यहाँ पर पहुँची थी, तो वो इसलिए पहुँची थी, ज़ाहिर-सी बात मैंने आपको बताया लीडरशिप के लिए। इससे ये होगा क्योंकि भाई एक लास्ट मुगल एम्परर या एक मुगल एम्परर अगर यहाँ पर लीडरशिप में आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये एक बहुत लेजिटिमेट सिग्नल पहुँचाएगा ब्रिटिशर्स को, और ये हो सकता है कि रिबेलियन सक्सेसफुल भी हो जाता। तो उस टाइम पे ये सोचकर यहाँ पर ये चीज़ की जो है डिमांड की गई, और यहाँ पर फाइनली बहादुर शाह जफ़र ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और गाइस यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी बताई गई है सिपॉइज़ की तरफ से, जितने भी सिपॉइज़ जो थे वो इकट्ठा हुए थे, सोल्जर्स वगैरह, उनकी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन की गई है कि उनमें से कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम लोग जो है मेरठ से आए हैं, और उस टाइम पे आप सबको पता है कि ऐसा बताया गया था कि कारतूस की जो बंदूकें बनती थी, जिसमें पिग का जो है यहाँ पर चर्बी का, ऐसा बताया जाता है, इस्तेमाल हुआ था, या फिर काऊ की मीट का या उनकी कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ था इस तरीके से। तो उन्होंने बताया कि हमें जो है ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करो, जो कि हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स के फेथ को करप्ट करता है, यानी एक तरीके से वो अच्छा नहीं माना जाता हिंदू और मुस्लिम फेथ में। तो इसलिए हम यहाँ पर आपकी लीडरशिप के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, इंग्लिश मैन के अगेंस्ट खास करके। तो एक तरीके से मैंने आपको बताया था कि इससे पता चलता है कि सारे के सारे कास्ट के लोग, सारे के सारे रिलीजन के लोग वहाँ पर इस चीज़ को लेकर खड़े हुए थे। और फाइनली जब यहाँ पर इसको, मैंने बताया आपको, बहादुर शाह जफर ने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया, लीडरशिप यहाँ पे तय कर ली गई, तो उस टाइम पे हुआ क्या कि उसके 1-2 दिन बाद तो थोड़ा बहुत मामला जो है यहाँ पर हैंडल हो गया कि भाई चलो ठीक है, अब ज़्यादा क्लैश नहीं हो रहा, अब जो है आगे की बात की जाएगी लीडरशिप के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 दिन बाद नॉर्थ इंडिया में तो मामला सही हो गया था, लेकिन फिर जब ये बात आगे तक पहुँची, यानी खास करके साउथ सदर्न इंडिया तक पहुँची, तो वहाँ पे भी लोगों ने इस चीज़ को जॉइन करना स्टार्ट किया, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो लोग भी रिबेलियन को जॉइन करने लगे। और अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर कि जो ज़्यादातर लोग थे वो कहाँ से आए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरठ से ज़्यादातर लोग यहाँ पर मार्च किया था, और ऐसा बताया जाता है कि मेरठ से होते हुए काफ़ी सारे लोग लखनऊ से, कानपुर से, बरेली से, मेरठ से, और बिहार के आरा से, यानी बिहार रीजन से भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर रेड फोर्ट तक पहुँचे थे। और गाइस यहाँ पर सिर्फ बहादुर शाह जफर नहीं, हालांकि बहादुर शाह जफर फर्स्ट लीडर माने जाते हैं, क्योंकि वहीं से, यहाँ पर उन्हीं की लीडरशिप से ही ये जो रेबेलियन है वो स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद रिवॉल्ट की शक्ल में तब्दील हुआ। लेकिन फिर बाद में काफ़ी सारे लीडर्स भी, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब कुंवर सिंह, बख्त खान, बेगम हजरत महल,
तात्या टोपे, इन जैसे महान लीडरों का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 1857 के रिवॉल्ट में माना गया है। इसी बीच में हम यहाँ पर गाइस अवध रिवॉल्ट के बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पर जो डलहौजी था उसने डायरेक्ट यहाँ पर इसको जो है कब्जा कर लिया था, इसका एनेक्सेशन कर लिया था। और किस तरीके से यहाँ पे हेट्रेड फैलाया गया, किस तरीके से यहाँ पे जो तालुकदार थे उनको जो है डिस्पोजेस्ट किया गया, और किस तरीके से जो नवाब वाजिद अली शाह थे अवध के, उनके साथ नाइंसाफी की गई, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें कि जो सिपॉइस थे उनकी रिवॉल्ट के बारे में, तो उनकी रिवॉल्ट को लेकर दो यहाँ पर खास रीजन थे सिपॉइस की, कि सोल्जर्स ने क्यों यहाँ पर रिवॉल्ट किया, और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो आम जनता थी, वो भी काफी यहाँ पर इससे मुतासिर हुई, उससे उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। पहला रीजन तो जैसे मैंने आपको बताया, जो सोशल सुपेरियोरिटी थी ब्रिटिशर्स की, कि भाई यहाँ पर जो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हो सकते हैं, या जो आला कमान है वो सिर्फ हमारे पास जो है सेंटर ऑफ पावर रहनी चाहिए, ये हो गया पहली चीज। और उनकी सोशल जो सुपेरियोरिटी वाली जो एक तरीके से बना हुआ था कि भाई हम इंग्लिश मैन हैं तो हम सुपीरियर हैं। और दूसरा जो था, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है, वो है इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर, खास करके जो ग्रीस कैटरिज इशू वाला था, जो कारतूस की चीजें बनी हुई थी उस चीज को लेकर। अब यहाँ पे गाइस इस वजह से एक यूनिटी भी पैदा हुई काफी सारे क्लास ऑफ पीपल में, खास करके रिलीजियन और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। उसी के साथ साथ उसके बाद यहाँ पर इस चीज को लेकर, इस रेबेलियन के बाद यहाँ पर ऑल्टरनेटिव पावर को जो है ढूंढना स्टार्ट करने लगे लोग। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रेबल्स थे उन्होंने अपना खुद का एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। जैसे दिल्ली से, सबसे ज़्यादा दिल्ली से शुरुआत हुई, फिर लखनऊ, फिर कानपुर। और जब उसके बाद यहाँ पर जो रेबल्स थे उन्होंने ज़्यादातर जो ब्रिटिश के सेंटर ऑफ पावर थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम पे जो सिटीज़ थी दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ये सब मेन सेंटर ऑफ पावर थी ब्रिटिशर्स की। तो जब यहाँ पर रेबल्स ने इन तीनों सेंटर ऑफ पावर को कैप्चर कर लिया अच्छे तरीके से, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपना जो रेबेलियन था वो आगे बढ़ाया। हालांकि बाद में जो है ये जो रेबेलियन था, जो स्टार्ट हुआ था, जो इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हुआ था, वो फेल हो गया था। एंड देन उसके बाद आप सबको पता है, उसके बाद जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी रिप्रेशन की, वो हमें सामने नजर आई। तो जो ये रिप्रेशन था 1857 का, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं जो नाइंसाफी थी, जो जुल्म था ब्रिटिशर्स का, वो किस तरीके से हमें देखने को मिला। तो गाइस यहाँ पर रिप्रेशन की बात जब भी आती है तो यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि उसके बाद अपनी पावर को रिक्लेम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर सेंटर ऑफ पावर जब यहाँ पर कैप्चर कर लिया था रेबल्स वगैरह ने, तो उस टाइम पे यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अपनी पावर को रिक्लेम करने के लिए नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रिक्ट लॉ लाया, जिसके तहत यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को, खास करके कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया तक, जब यहाँ पर इन्होंने बाकी रिक्लेम किया, फिर उसके बाद जब दिल्ली रिकवर कर लिया, तो उसके बाद इनके पास पावर जब वापस आ गई, तो उन्होंने, ऐसा बताया जाता है कि 27,000 मुस्लिम्स को हैंग करवा दिया था ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद कई सारी ऐसी इंसिडेंट के बाद कई सारी पिक्टोरियल इमेज भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स और इंडियंस के द्वारा एज वेल एज प्रोड्यूस की गई थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, पोस्टर्स और कार्टून्स की शक्ल में। अब यहाँ पे जो पूरी तरीके से जो आतंक मचा के रखा था एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने, जिसको हम परफॉर्मेंस ऑफ टेरर भी कहते हैं, तो यहाँ पर जितने भी रेबल्स थे, वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, उन सब का धीरे धीरे क्या हुआ, एग्जीक्यूट उनको किया, यानी उनको फिर जो है बाद में शहीद कर दिया। और उसके बाद कई सारी नेशनलिस्ट इमेजरीज भी इसके बाद सामने निकल कर आई। और ये जो इंसिडेंट हुआ था पूरा 1857 रिवॉल्ट वाला, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ये बाद में आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी, खास करके नेशनलिस्ट के लिए उस टाइम के। और जो लीडर्स थे उस टाइम के, वो एक तरीके से हीरोइक फिगर के तौर पर सामने आए अपने अपने रीजन्स में। तो जैसे कि हमने जहाँ शुरुआत की थी, ये तो हमने सिर्फ आपको एक समरी बताई है, हालांकि हम चैप्टर में अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे, बस आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टोरी में शुरुआत से ही कि किस तरीके से यहाँ पर जो म्यूटिनी थी वो स्टार्ट हुई, सिपॉइज ने किस तरीके से यहाँ पे एक सिग्नल दिया, फायरिंग वगैरह जो है लेकर, आग वगैरह लेकर अपना इवनिंग गन के साथ और साउंडिंग ऑफ बगल के साथ मार्च करना स्टार्ट किया। फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज और अम्यूनिशन वगैरह जो थे, जो वेपन्स वगैरह थे, उन सबको यहाँ पर कैप्चर कर लिया ब्रिटिश के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज के रिकॉर्ड्स वगैरह बंद कर दिए गए। फिर क्लैश हुआ दोनों के बीच में, सारी चीज़ें जो है वाइट मैन से जो भी कनेक्टेड थी उन सब जो है वो टारगेट बने। और खास करके मेजर टाउन जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, इन सब में जो मनी लैंडर्स थे और रिच थे, वो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट बने थे इस रेबल का। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें लीडर्स और फॉलोअर्स की, तो वो तो मैंने बताया आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो सिपॉइज थे वो उसके बाद रेड फोर्ट पहुंच गए थे इन सब के बाद। तो
पहले लीडर तो आप सबको पता है बहादुर शाह जफर, उसके बाद भी काफी सारे लीडर्स और फॉलोअर्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड एंड फॉर दिस दे टर्न टुवर्ड्स द मुगल रूलर बहादुर शाह जफर हु एग्रीड टू बी द नॉमिनल लीडर ऑफ द रेबेलियन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। कानपुर में जो सिपाही थे और उनके जो लोग थे, वो सब उन लोगों ने क्या किया, अपने रीजन में नाना साहेब को यहाँ पर सपोर्ट किया, उनकी लीडरशिप में आए। ठीक है, तो पहला तो हो गया दिल्ली का, फिर उसके बाद हो गया कानपुर का। झांसी में गाइस यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई थी, उनको यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर कहा कि आप जो है इस अपराइजिंग में हमारी लीडरशिप जरूर करिए। फिर उसके बाद कुंवर सिंह जो कि एक लोकल जमींदार थे बिहार के आरा रीजन में, उन्होंने यहाँ पर लीडरशिप लिया। फिर उसके बाद कई सारे लोकल लीडर्स जो है वर्कर सामने आए, जिन्होंने पीजेंट्स को, जमींदार्स को, अलग अलग ट्राइबल्स को, उन सब ने अपने अपने ग्रुप में एक लीडरशिप तैयार कर ली थी। मिसाल के तौर पर शामाल, जिन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक परगाना बरौद करके विलेज है, वहां पर उन्होंने उस विलेज को एक लीडरशिप में, अपनी लीडरशिप में लिया, उसको मोबिलाइज किया अच्छे से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइबल रीजन की, तो एक एग्जांपल आता है गोनुआ का, जो कि ट्राइबल कल्टिवेटर थे सिंहभूम छोटा नगर के इलाके के, वो भी एक रेबल लीडर बने उस रीजन के कोल ट्राइब में। तो ये तो बात हो गई गाइस यहाँ पर लीडर्स और फॉलोअर्स की, और ये सारे के सारे नाम आपको जरूर याद रखने हैं। तो गाइस उस टाइम पे यहाँ पर काफी ज्यादा रूमर्स यानी अफवाहें और प्रोफेसीज, प्रोफेसीज का मतलब होता है कि अटकलें लगाना कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है भविष्य में। तो रूमर्स और प्रोफेसीज बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। ऐसा रूमर ये भी था कि जो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने बहुत ही तगड़ी यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी करी है हम सबकी कास्ट और रिलीजियन को खत्म करने के लिए, खास करके हिंदूज और मुस्लिम्स में। फिर उसके बाद ये रूमर्स ये भी कहता था कि भाई यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने काऊ और पिग्स दोनों के जो है बोन डस्ट, यानी दोनों की जो बोन डस्ट होती है, हड्डी के चूहे होते हैं, वो सब जो है यहाँ पर आटे में मिलाया है और उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। सिपाहीज एज वेल एज जो कॉमन पीपल थे, जो आम जनता थी, उन सब ने यहाँ पर आटे को टच करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और डर था, एक और यहाँ पर भय था लोगों में कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर लोगों के, खास करके जो इंडियंस थे, उन लोगों की रिलीजियन को कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर यह भी फियर था लोगों में कि भाई यहाँ पर जो बुलेट्स हैं, यानी कि जो बंदूकें हैं, उसमें काउज और पिग्स की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, उनके फैट्स का इस्तेमाल किया गया है, और उन बुलेट्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना वो हमारे फेथ को करप्ट कर देगा। ठीक है, तो गाइस ये सारे जो रूमर्स थे, प्रोफेसीज थी, ये फैलना शुरू हो गई थी बहुत ही तेज रफ्तार में। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर लोगों ने रूमर्स पे बिलीव आखिर क्यों किया? अगर ये सच में कोई अफवाह थी तो लोगों ने इस पे विश्वास क्यों किया? तो गाइस देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ब्रिटिश ने शुरुआत से ही यहाँ पर ऐसी कई सारी पॉलिसीज़ जो है इख्तियार की, कई सारी पॉलिसीज़ ऐसे एम की, जहाँ पर इन्होंने इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा नए-नए बदलाव लाने की कोशिश की अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडिया, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है लोगों को बिलीव करने का। फिर उसके बाद विद द कोऑपरेशन ऑफ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी खुलवाई, जिसमें वेस्टर्न साइंस और लिबरल आर्ट्स के बारे में, लिबरल थॉट्स के बारे में बताया जाता था। फिर उसके बाद ब्रिटिश ने यहाँ पर कई सारे ऐसे लॉज भी लाए जो कि कई सारे पुराने कस्टम, जैसे सती प्रथा 1629 में इसको जो है बैन किया गया, प्रोहिबिट किया गया। फिर उसके बाद जो हिंदू विडोज थी, उनकी रीमैरिज को लेकर यहाँ पे परमिट किया गया। हालांकि ये एक पॉजिटिव वे में हम ले सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनकी एक इमेज बन गई थी ब्रिटिश अथॉरिटीज की, ये जो है हमेशा कुछ ना कुछ इंडियन सोसाइटी में हमारी रिफॉर्मेशन ला ही रहे हैं, कुछ ना कुछ हरकत इस टाइप की कर ही रहे हैं ब्रिटिश। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ब्रिटिश ने उस टाइम पे अपना खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टैब्लिश किया, खुद के अपने लॉज स्टैब्लिश किए, खुद के अपने मेथड स्टैब्लिश किए लैंड सेटलमेंट के, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन पीपल में, यानी हमारे भारत के लोगों में उस टाइम पे काफी ज्यादा सस्पिशियन और फियर दिल में बैठ गया। तो ये हम कह सकते हैं 3 रीज़न या 4 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर इन रूमर्स के ऊपर आसानी से बिलीव कर लिया और ये और ज़्यादा फैलते चला गया। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे मेन टेरिटरी की रिवॉल्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं अवध इन रिवॉल्ट। अवध की अगर हम बात करें तो गाइस, अवध आप कह सकते हैं अभी जो आपका प्रेजेंट है यूपी है और आसपास के जितने भी उसके नेबरिंग स्टेट्स हैं यूपी के, वो सब शामिल होते हैं। जिसको यहाँ पर ब्रिटिश ने इस तरीके से कहा है कि ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अवध था वो ब्रिटिशर्स के लिए इम्पोर्टेंस रखता था।
वो अवध को एक चेरी की तरह मानते थे, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी, जिससे वो यहाँ पर काफी ज्यादा वेल्थ जो है ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। 1851 की बात है। गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने यहाँ पर किंगडम ऑफ अवध को एक चेरी के तौर पर डिक्लेयर डिस्क्राइब किया। कहा कि आ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। उसके बाद से यहाँ पर इन्होंने टारगेट कर लिया अवध को, और 5 साल के बाद ब्रिटिश अंपायर में इन्होंने कब्जा लिया, यानी उसको एनेक्स कर लिया। सब्सिडी जो अलायंस थी उस टाइम पे, जो पॉलिसी थी सब्सिडी अलायंस की, वो इम्पोज कर दी गई अवध में। और जो आप सबको पता है, जो इस अलायंस की टर्म्स थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं गलत थी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रूलर। उस टाइम पे क्या हुआ था कि इस अलायंस में जो नवाब थे उन्हें अपनी मिलिट्री फोर्स वगैरह जो है सब कुछ ब्रिटिश को दे देना होता था विद इन द किंगडम। और वो जो है यहाँ पर ब्रिटिश के साथ, उनके अकॉर्डेंस के साथ, यानी उनके मुताबिक ही यहाँ पर रूल कर सकते थे। तो अब जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर जब जो नवाब थे उस टाइम पे या जो रूलर होते थे, जब उनके पास खुद की आर्मी नहीं होती थी, जो आर्म फोर्सेस थी वो ब्रिटिश के हाथ में चली गई, तो उन्हें हर चीज़ के लिए यहाँ पर डिपेंड होना पड़ता था किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द किंगडम। और इसी के साथ साथ ही कुड नो लॉन्गर असर्ट कंट्रोल ओवर द रेबेलियस चीफ एंड तलुकदार, यानी उस टाइम पे जो रेबेलियन चीफ वगैरह होते थे या जो तलुकदार होते थे, वो अपनी पावर वगैरह भी, जो नवाब थे चाहे रूलर थे, वो इन सब के ऊपर अपनी पावर आसानी से एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते थे। तो गैस ये तो बात हो गई अवध के बारे में, जो कि आपको जरूर याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको जरूर नोट डाउन भी करना है। अब अगर हम बात करें कि जो रेबल्स थे, यानी जो जिन लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू किया था, जिन लोगों ने यहाँ पे आवाज उठाई, उनका यहाँ पे मकसद क्या था? तो पहला तो मकसद था गाइस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेनिफिशियल होता द विजन ऑफ यूनिटी। द रेबेलियन वाज सीन एज अ वॉर इन विच बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड इक्वली टू लूज और गेन, यानी एक तरीके से इसको ऐसा देखे जाने लगा कि भाई यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए बहुत कुछ खोने वाला है और बहुत कुछ यहाँ पर लॉस होने वाला है। इसी के साथ साथ जो इश्तहार, जिसको हम नोटिफिकेशन भी कहते हैं, हार्क बैक टू द प्री हिंदू मुस्लिम पास एंड ग्लोरीफाई द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर मुगल अंपायर। और लोगों ने कहा भाई इससे अच्छा तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पहले के जो है यहाँ पर स्टेट थे, जहाँ पर हमें कम से कम जो को एग्जिस्टेंस के साथ कम से कम आसानी से हम रह तो रहे थे। फिर 1857 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने उस टाइम पे लगभग 50,000 रुपए जो है यहाँ पर खर्च किए, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था उस टाइम पे, टू इंसाइड द हिंदू पॉपुलेशन अगेंस्ट द मुस्लिम, बट द अटेम्प्ट फेल। यानी उस टाइम पे लोगों ने कम्युनल हार्मनी कम्युनल हार्मनी में डिस्टर्बेंस करने की सोची, और हिंदूज के खिलाफ मुस्लिम, मुस्लिम के खिलाफ हिंदू को लड़ाने की सोची। हालांकि बाद में इनका अटेम्प्ट फेल हो गया था। और उसी के साथ साथ गैस यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने यहाँ पर लैंड होल्डर्स, यानी बड़े बड़े जमींदार को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो बिग स्मॉल फॉरेन, हर एक के बिजनेस को यहाँ पर उन्होंने बर्बाद कर दिया अपने निजी फायदे के लिए। चाहे अगर हम बात करें आर्टिशंस की, वीवर्स की, एक हर एक तरीके से हम कह सकते हैं सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। जो यहाँ पर ब्रिटिश रूल का हर एक एस्पेक्ट था उस पे अटैक किया गया। जो यहाँ पर नाम दिया गया था फिरंगी, जो कि इंग्लिश में इनको खासकर नाम दिया गया था उस टाइम पे, फिरंगी। फिरंगी अक्यूज ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ वे ऑफ लाइफ दैट वाज फैमिलियर एंड चेरिश, जिसके बारे में सब बात करते थे भाई अब तो बर्बादी एकदम आ गई है, एकदम मतलब सारा काम धंधा सब बर्बाद कर दिया गया है यहाँ पर। और जो एक तरीके की प्रोक्लेमेशन थी वो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, मतलब बहुत ज्यादा फैल गया, और लोगों के मन में डर फैल गया कि भाई जो ब्रिटिश है वो तो एकदम यहाँ पर हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, और यहाँ तक कि हमारा जो पर्सनल जो हमारा फेथ है, बिलीफ है, उसके ऊपर भी यहाँ पर अब ये जो है हमें कन्वर्ट करने की फोर्सफुली यहाँ पर सोच रही है। हमारे रिलीजियन को, खास करके हिंदू मुस्लिम्स को कन्वर्ट करने की फोर्सफुली सोच रही है, जिसकी वजह से जो रूमर्स थे और फियर था लोगों में वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए गाइज यहाँ पर कई सारे लीडर्स ने और कई सारे लोगों ने बाकी आम जनता से, लोगों से ये दरख्वास्त करी कि भाई हम सबको अब एक साथ आना होगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि हम अपनी लाइवलीहुड भी बचा सकें, ताकि हम अपना फेथ, अपना बिलीफ भी बचा सकें, ताकि हम अपनी इज्जत भी बचा सकें, ताकि हम अपनी आइडेंटिटी भी बचा सकें। इसलिए गाइज यहाँ पर इस सिंबल ऑफ ऑपरेशन के खिलाफ, इस जुल्म की निशानी के खिलाफ लोगों को इकट्ठा होना पड़ा था। अब उसके बाद गाइज आपके एग्जामिनेशन में ये भी सवाल आ सकता है कि हमें इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे चला, जो कि आपको हो सकता है 8 क्लास में भी ना बताया गया हो, 9th में 10th में भी आपको ना पता चला हो, लेकिन आप 12th में और 11th में आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हैं वो इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पार्टिकुलरली अगर हम बात करें इस चैप्टर के बारे में, इस 1857 रिवॉल्ट के बारे में,
तो देखिए सबसे पहले जो जानकारी हमें मिलती है वो है आपकी ऑफिशियल अकाउंट ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री मैन लेफ्ट देयर वर्जन इन लेटर्स एंड डायरीज, यानी लेटर्स और डायरीज से, उनकी ऑटोबायोग्राफी से, उनकी ऑफिशियल जो अलग से एक हिस्ट्री बना के रखते थे उससे। और जो एक तरीके से यहाँ पर जो चेंजिंग ब्रिटिश एटीट्यूड था वो भी यहाँ पर हमें कई सारी इन्यूमरेबल मेमोज, नोट्स और जो अलग अलग सिचुएशंस की जो नोटिफिकेशन थी उससे हमें देखने को मिला। और इसी के साथ साथ गैस यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें न्यूज़, उस टाइम के न्यूज़पेपर और मैगजीन ने, कि किस तरीके से वो यहाँ पर स्टोरीज बयां करते थे, नैरेट करते थे एक अलग स्टाइल में। और खास करके जो ब्रिटिश स्पॉन्सर होते थे, यानी जो उस टाइम पे ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स होते थे, मैगजीन्स होती थी, वो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर रेबल्स थे, जो यहाँ पे इंडियंस या सेपॉइज या ऑर्डिनरी पीपल जो रेबल कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ बोला कि ये लोग वायलेंस कर रहे हैं, ये मतलब एक तरीके से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और एक पिक्टोरियल इमेज जो है ब्रिटिश के द्वारा प्रोड्यूस की गई, और उस तरीके से यहाँ पर इंडियंस की तरफ से भी प्रोड्यूस की गई पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, कार्टून और बाजार प्रिंट्स की शक्ल में। तो गाइज यहाँ पे जो ब्रिटिश की पिक्चर्स थी, जो ब्रिटिश की तरफ से पिक्चर्स थी, उनमें वैरायटी ऑफ इमेजेस जो है यहाँ पर दिखाए गए, जहाँ पर ऐसा दर्शाया गया कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस और रिएक्शंस, खास करके जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, उसको यहाँ पर हीरो के तौर पर ब्रिटिशर्स के द्वारा दर्शाया गया कि किस तरीके से इसने हमारे इंग्लिश जो कम्युनिटी है उसको बचाया है और जो रेबल्स थे उनको दबाया है। इसी के साथ साथ गाइस एक फेमस पेंटिंग भी इनके द्वारा थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा, खास करके इनका नाम भी यहाँ पे दिया गया है, थॉमस जॉन्स पार्कर, 1859 में। उस पेंटिंग का नाम था रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो कि आपको स्क्रीन पे भी आ गई होगी। तो ये जो पेंटिंग थी ये इन्होंने यहाँ पर पेंट की थी। तो इस तरीके से बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारी पिक्चर्स, कार्टून ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीजें इस तरीके से पब्लिश की गई थी। इसी के साथ साथ जो गाइस यहाँ पर उस टाइम पे क्या हुआ था कि काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया था, क्लैश हो गया था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उसने यहाँ पर इन लोगों को कहा, ब्रिटिशर्स को जो इंडिया में थे, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के, आप लोग जो है इनोसेंट वुमेन हैं और बाकी जो हेल्पलेस चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उन सब की सेफ्टी का ध्यान रखें। और उस टाइम पे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी यहाँ पर अपने सेंटिमेंट्स को अलग अलग विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू, अलग अलग जो उनकी सफरिंग थी उन सबको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दर्शाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद गाइस क्या हुआ कि जब ये क्लैश वगैरह हो गया था तो काफ़ी दिन बाद जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रेबल्स को रिप्रेस कर दिया, दबा दिया था, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जब पनिशमेंट देना स्टार्ट की, बदला लेना स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेंगियंस एंड रेट्रीब्यूशन वाज एक्सप्रेस इन द ब्रूटल वे इन विच द रेबल्स वर एग्जीक्यूटेड। उनको किस तरीके से यहाँ पर कई लोगों को ओपनली यहाँ पर गन्स के थ्रू और गैलोज में, यानी कई लोगों को लटकाया भी गया। इमेजेस ऑफ दिस एग्जीक्यूशन वर वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू पॉपुलर जर्नल्स, जर्नल्स में इन सारी इमेजेस को यहाँ पर पब्लिश करवाया गया। और एक गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, गवर्नर जनरल कैनिन, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि भाई ठीक है, इतना सारी चीज़ें हो गई, सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया, अब हमें थोड़ी बहुत लीनियंसी, यानी थोड़ा बहुत हमें एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में अपने थोड़ा बहुत ढीलापन दिखाना चाहिए, थोड़ी बहुत दया भी दिखानी चाहिए, ताकि भाई हम यहाँ पर जो सिपाहीज जो कुछ साल पहले जिन्होंने रेबल किया था वो हम उनकी लॉयल्टी वापस हासिल कर सकें। लेकिन गाइस यहाँ पर ब्रिटिशर्स की तरफ से उनकी प्रेस में गवर्नर जनरल कैनिन को काफ़ी ज़्यादा मोक किया गया कि भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप जो है इतना नरमी क्यों दिखा रहे हैं, इस तरीके से उनको मोक भी किया गया था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें गाइस नेशनलिस्ट की, जो हमारे यहाँ पर स्वतंत्र सेनानी थे, तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसने यहाँ पर इंस्पिरेशन हासिल की 1857 से। उसके बाद से आप सबको पता है क्योंकि हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसके बाद से हमारे और भी धीरे धीरे लीडर्स यहाँ पर आना शुरू हुए और लोगों ने यहाँ पर इससे इंस्पिरेशन हासिल की। A whole world of nationalist imagination was woven around the revolt. It was celebrated as the first war of independence in which all sections of people of India come together to fight against imperial rule. जी हाँ गाइस, 1857 का ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये हमारे, हम कह सकते हैं पूरे नेशनलिस्ट हिस्ट्री में, अगर नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। और आने वाले सालों में अगर हम बात करें 1947 से पहले पहले भी लोगों ने इससे इंस्पिरेशन हासिल की, और इससे एक तरीके से हम कह सकते हैं एक नेशनलिज्म की जो भावना थी वो लोगों में और ज़्यादा बढ़ी, और जो हिम्मत जुटाई लोगों ने कि हाँ भाई हम भी यूनिटी के साथ इन लोगों के खिलाफ लड़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान हुआ। आर्ट एंड कल्चर हैड हेल्प इन कीपिंग अलाइव द मेमोरीज ऑफ 1857। आपने बहुत सारी यहाँ पर उस टाइम की पेंटिंग्स वगैरह देखी होंगी जो इंडियंस के द्वारा भी उस टाइम पे सर्कुलेट की गई थी। तो गैस यहाँ पर ये तो पूरा हमारा चैप्टर था
1857 रिवॉल्ट का। लेकिन किसी भी चैप्टर को अच्छे से दिमाग में सेव करने के लिए माइंड में हमें ज़रूरी होता है टाइमलाइन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे टाइमलाइन भी तैयार किया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूरा टाइमलाइन है वो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हुआ और कहाँ पे आके खत्म हुआ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 1801 से स्टार्ट करें, तो 1801 में क्या हुआ कि भाई यहाँ पर सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था वेलेस्ले के द्वारा अवध में। फिर उसके बाद 1856 में नवाब अजद अली शाह को डिपोज किया गया और अवध को यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया, एनेक्स कर लिया। 1856 से 57 आप सबको पता है, जो यहाँ पर जो समरी रेवेन्यू सेटलमेंट्स था वो इंट्रोड्यूस किया गया अवध में बाय द ब्रिटिशर्स। और 1857 10 मई को खास करके यहाँ पर जो म्यूटनी थी वो सबसे पहले मेरठ में स्टार्ट हुई। 11 से 12 मई को यहाँ पर सब लोग जो है दिल्ली की तरफ बढ़े और दिल्ली में भी काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया, रिवॉल्ट हो गया। और बहादुर शाह ने यानी बहादुर शाह जफर ने एक नॉमिनल लीडरशिप जो है लोगों के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। 20 से 27 मई को गाइस यहाँ पे जो सिपाही म्यूटिनी थी वो अलीगढ़, इटावा, मणिपुरी, एटा इन सब रीजन में भी स्टार्ट हुई। 30 मई को ये फैलते फैलते लखनऊ तक पहुंच गई। और मई जून की अगर हम बात करें तो इस पूरे मई जून 1857 में जो म्यूटिनी थी वो एक तरीके से बहुत बड़ा लोगों के बीच बहुत बड़ी रिवॉल्ट बन चुकी थी, जिसको बाद में 1857 रिवॉल्ट भी कहा गया। 30 जून को क्या हुआ इसी में, 30 जून में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने बहुत बुरी तरीके से जो बैटल ऑफ चिन्हाट हुई थी इंडियंस ऑर्डिनरी लोगों के खिलाफ जो नेशनलिस्ट थे वर्सेस ब्रिटिशर्स, उसमें बहुत ज़्यादा इनका लॉस हुआ था ब्रिटिशर्स का। 25 सितंबर को ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हैवलॉक एंड ऑट्रम एंटर द रेसिडेंसी इन लखनऊ। बाद में ये लोग अपनी फोर्स के साथ लखनऊ में रेसिडेंसी के साथ पहुंचे। फिर उसके बाद 1858 जून में रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हो गई। तो यानी शाहमल और रानी लक्ष्मीबाई इन दोनों को भी ये दोनों भी जून के टाइम यानी 1858 जून में शहीद हो गए थे। और ये बैटल का नाम आपको जरूर याद रखना है, बैटल ऑफ चिन्हाट, जो कि यहाँ पर 30 जून को हुई थी, जिसमें ब्रिटिश को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप जो पूरा का पूरा चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गाइस सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ साथ इस चैप्टर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारी तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका इस चैप्टर से जुड़ा कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, उसका जवाब आपको श्योरली हमारी तरफ से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कि इसी तरीके के आपको एजुकेशनल और इम्पोर्टेंट अपडेट्स सीबीएसई से जुड़ी हुई, बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।